Hello and welcome, students. Today we will be starting a new topic, but before that I would like to discuss recombination frequency with you. Now, before understanding the meaning of recombination frequency, let me remind you what is the meaning of recombination. When I told you about homologous pairs, suppose this is a homologous pair of chromosome. मान लो कोई भी क्रोमोसोम है, मान लो क्रोमोसोम नंबर 5 है किसी का, तो आपको पता है क्रोमोसोम्स पे क्या होती हैं, क्रोमोसोम्स हैव जीन्स. मान लो इस क्रोमोसोम पे दिस इज जीन ए एंड दिस इज जीन बी, और इसके होमोलोगस पे भी फिर ए और बी होंगे क्योंकि सेम कैरेक्टर की जीन्स हैं, बट वो डोमिनेंट भी हो सकती है, रेसेसिव भी हो सकती है. मान लो सिस कंडीशन है, ये दोनों रेसेसिव हैं. ठीक है. आपको ये भी पता है गैमेट फॉर्मेशन के वक्त एक होमोलोगस क्रोमोसोम एक गैमेट में जाता है और दूसरा दूसरे गैमेट में जाता है. अगर मान लो ये एक गैमेट में गया तो ये दूसरे गैमेट में जाएगा, तो इस गैमेट को क्या मिलेगा, ए बी. ठीक है. और दूसरे गैमेट को स्मॉल ए स्मॉल बी. कोई भी कैरेक्टर के ये दो एलील्स हो सकते हैं. तो ये दो तरह के गैमेट्स बने. तो ये पेरेंटल टाइप है, पेरेंट के गैमेट्स भी ऐसे थे. बट मान लीजिए ये दोनों अलग होने से पहले क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं. अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्या होगा, ये बी और बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी अपनी प्लेसेस एक्सचेंज करेंगे और हमें अब नई कॉम्बिनेशन मिलेगी. एंड दैट वुड बी, यहाँ पर स्मॉल बी आ जाएगा, यहाँ कैपिटल बी चला जाएगा. ठीक है. अब जो दो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एक गैमेट को मिलेगा कैपिटल ए स्मॉल बी और दूसरा जिसमें ये वाला होमोलोगस क्रोमोसोम जाएगा उसे मिलेगा स्मॉल ए कैपिटल बी. तो ये जो दो नए तरह के गैमेट्स बने हैं ये रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स हैं. जिस इंडिविजुअल में ये गैमेट्स जाएंगे उनके गुण पेरेंट के गुण से अलग होंगे, वो रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल्स होंगे. इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है. जो क्रॉसिंग ओवर के कारण नए तरह के गैमेट्स बने, ये प्रोसेस रिकॉम्बिनेशन है. ठीक है. ये आपको मैंने पहले बताया हुआ है. अब बात करें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मतलब ये है कि कितने ऑर्गेनिजम्स, प्रोजेनी में कितने ऑर्गेनिज्म रिकॉम्बिनेंट हैं. ठीक है. टोटल में से कितने ऐसे हैं जिसमें नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स आ गए. तो आप याद कीजिए, मैंने आपको ड्रोसोफिला वाला एक जो है एक्सपेरिमेंट समझाया था. तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से हमें ये भी पता चलता है कि कौन सी जीन्स एक दूसरे के कितने ज़्यादा पास है, मतलब लिंकेज कितनी है. जैसे मैंने आपको एक क्रॉस बताया था, उसमें मैंने क्या बताया था कि एक ड्रोसोफिला में बॉडी येलो है और आंखें वाइट हैं. ओके, येलो बॉडी एंड वाइट आईज. और दूसरे ड्रोसोफिला में थे बॉडी ब्राउन थी, आंखें रेड थी. ठीक है. इनके जो प्रोजेनी थी, प्रोजेनी में कुछ ऐसे ड्रोसोफिला भी पैदा हुए जिनकी बॉडी तो येलो थी पर आंखें रेड थी. येलो बॉडी रेड आइज, यहाँ पे देखो येलो बॉडी थी तो वाइट आइज थी. तो येलो बॉडी रेड आइज ये एक नॉन पेरेंटल कैरेक्टर है. जिस भी ड्रोसोफिला को ये मिला वो रिकॉम्बिनेंट थे. और कितने थे, 1.3% ऐसे ड्रोसोफिला थे जिनकी बॉडी तो येलो थी, आंखें रेड थी. ठीक है. या फिर बॉडी ब्राउन थी और आंखें वाइट थी, तो वो रिकॉम्बिनेंट 1.3% थे.
फिर एक क्रॉस और बताया था मैंने, जिसमें ड्रोसोफिला के विंग और आई कलर की बात हो रही थी। अगर आंखें वाइट थी तो विंग छोटा था, वेस्टिजियल विंग। अगर आंखें रेड थी तो विंग नॉर्मल था, ठीक है। और अगर ऐसा ड्रोसोफिला पैदा हुआ जिसकी आंखें तो वाइट थी पर विंग नॉर्मल था, तो ये रिकॉम्बिनेंट है। या फिर आंखें रेड थी और विंग छोटे थे, ये भी रिकॉम्बिनेंट। और ये कितने मिले? ये 37.2, लगभग 37% मिले। तो यहाँ पे सिर्फ 1.3% इंडिविजुअल ऐसे मिले जिनमें नॉन पेरेंटल कैरेक्टर है, और यहाँ 37%, यहाँ ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं? तो इससे हमें क्या अंदाज़ा लगता है कि जो 3 जीन है, ये एक्स क्रोमोसोम के 3 जीन है, इसमें से रिकॉम्बिनेशन कम किस में है? बॉडी कलर और आई कलर। मतलब ये दोनों जीन्स पास पास में है, तभी इनके बीच में कट लग के रिकॉम्बिनेशन कम हुई है और हमें मिक्स कैरेक्टर कम मिले, सिर्फ 1.3%। जबकि जो अगली जीन है, यानी कि विंग साइज की जो जीन है, वो थोड़ी दूर है, तभी यहाँ कट लग के रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हुई और हमें 37% फ्लाइज ऐसे मिली जहाँ पर मिक्स्ड कैरेक्टर थे। मतलब आंखें वाइट थी तो विंग नॉर्मल था, या फिर आंखें रेड थी तो विंग छोटा था। ये मिक्स्ड कैरेक्टर हमें 37 ड्रोसोफिला में मिले। मतलब ये दोनों जीन्स एक दूसरे से दूर हैं और ये दोनों जीन्स एक दूसरे के पास है। मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से हमें जीन्स की दूरी का पता चलता है। अगर जीन्स में रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं रही है मतलब वो बहुत पास पास है, कम हो रही है मतलब वो पास है, और ज़्यादा हो रही है मतलब वो दूर है। अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कैसे करनी है? टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, द फॉर्मूला इज टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ प्लांट्स लिखा है, कोई भी इंडिविजुअल, टोटल जितने भी पैदा हुए हैं उसमें से रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं इनटू 100। ठीक है, एक तरह परसेंटेज ही जैसे निकालना हो। मान लो टोटल 70 जो इंडिविजुअल्स हैं और उसमें से मान लो 25 रिकॉम्बिनेंट्स पैदा हुए हैं, तो 25/70 इंटू 100, और वो भी कौन से क्रॉस में? टेस्ट क्रॉस में। ठीक है, 2 इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉस करी और उनके बच्चों में कितने रिकॉम्बिनेंट्स हैं, टोटल कितने थे, इंटू 100। सिर्फ टेस्ट क्रॉस ही क्यों लिया गया है यहाँ पर? मतलब सिर्फ जो है रेसेसिव ऑर्गेनिज्म से क्रॉस क्यों लिया गया है? आपने जो मैंने ड्रोसोफिला के क्रॉस बताए थे उसमें आपने देखा होगा कि मैंने एक पेरेंट रेसेसिव लिया था। रेसेसिव पेरेंट एक क्यों लिया जाता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए? क्योंकि रेसेसिव पेरेंट के सारे गैमेट्स एक जैसे ही होंगे। ठीक है, मान लो W और M, वाइट आई और मिनिएचर विंग, छोटा विंग। ठीक है, जो दूसरा पेरेंट होगा, सॉरी ये मेल है ये फीमेल है, जो दूसरा पेरेंट होगा उसके जो गैमेट्स बनेंगे, ये हमारा टेस्ट क्रॉस, मतलब एक रेसेसिव पेरेंट से हम जो है क्रॉस करवा रहे हैं। जो दूसरा पेरेंट होगा उसके गैमेट्स जो बनेंगे वो तो हमें दिखेंगे नहीं, इसके गैमेट्स हमें पता है पक्का कि क्या बनेंगे। ठीक है, इसके गैमेट्स हमें दिखेंगे नहीं, लेकिन इसके जो प्रोजेनी होगी उसको देख के हमें पता चल जाएगा कि गैमेट्स किस तरह के बने हैं। ठीक है, क्योंकि मान लो अगर कोई एक ऐसी ड्रोसोफिला बन रही है जिसकी बॉडी ब्राउन है और आंखें वाइट हैं, तो मतलब कैसा गैमेट बना होगा उस पेरेंट में, जो कि हमने हेटेरोजाइगस जो पेरेंट लिया है उसमें कैसा गैमेट बना होगा? बॉडी ब्राउन है तो Y+, और आंखें वाइट हैं तो W। ठीक है, क्योंकि जो रेसेसिव पेरेंट है उसमें मुझे पता ही चल रहा है गैमेट हमेशा YW बनेगा क्योंकि वो रेसेसिव है। तो प्रोजेनी से हमें पता चल जाएगा कि इस पेरेंट में किस तरह के पेरेंट, क्योंकि प्रोजेनी के कैरेक्टर्स फिर सिर्फ
जो है इस पेरेंट के कैरेक्टर पे डिपेंड होंगे, ये वाले कैरेक्टर्स तो रिसेसिव होंगे। तो हमें प्रोजेनी के कैरेक्टर्स देख के पता चल जाएगा कि जिस पेरेंट में हम रिकॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं उसमें किस तरह के गैमेट बन रहे हैं। तो इसलिए टेस्ट क्रॉस, वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब कोई हम हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल ले रहे हैं तो जो गैमेट्स बन रहे हैं उसमें से 50% पेरेंटल होंगे और 50% नॉन पेरेंटल होंगे। ठीक है, तो जब गैमेट ही 50% जो है नॉन पेरेंटल हैं तो इसलिए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं आएगी। नाउ दिस वाज अबाउट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट topic which I am going to start is sex determination. So for that I'll be making a new video